प्राचीन समय की बात है। एक गांव था लखीपुर, जहां पर सुमारू नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। उस गांव में सभी गरीब ही रहा करते थे, जो किसी तरह अपने खेतों में काम करके अन्न उपजाते थे और थोड़े में ही गुजारा कर लिया करते थे। उस गांव के लोगों को अमीर बनने की लालसा नहीं थी। उनके पास जितना था उसी में वे लोग मदमस्त रहा करते थे। सुमारू के घर के सामने एक बुढ़िया का घर था। बुढ़िया का अपना कोई नहीं था। वे सुमारू से अपने कामों में मदद ले लिया करती थी। सुमारू भी उसे असहाय समझकर सहायता कर दिया करता था। पड़ोसी होने के नाते और बुजुर्ग होने के कारण सुमारू बुढ़िया को काकी कहकर बुलाता था। हालांकि वह सुमारू की अपनी काकी नहीं थी, फिर भी दोनों काफी मिलजुल कर रहा करते थे। काकी का सुमारू के अलावा कोई दूसरा था भी नहीं। वह उसे ही अपने बुढ़ापे का सहारा समझती थी। गांव और नगर में यही तो फर्क होता है कि नगर में कोई अपने पड़ोसी को भी नहीं पहचानता, जबकि गांव में लोग अजनबी के भोजन का भी प्रबंध कर देते हैं। सुमारू निस्वार्थ भाव से बुढ़िया के लिए भोजन का प्रबंध कर देता था। अकेला आदमी था, उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं था। पत्नी थी नहीं, क्योंकि उसका विवाह नहीं हुआ था। वैसे काकी चाहती थी कि सुमारू का विवाह हो जाए, परंतु चाहने से कुछ नहीं होने वाला था। गरीबों का गांव था, तो कोई भी उस गांव में अपनी बेटी का विवाह नहीं करना चाहता था। कोई मजबूर लाचार आदमी ही उस गांव में आ पाता था। सुमारू आवश्यकता से ज्यादा सीधा भी था और घर में कोई दूसरा था भी नहीं। काकी को ही विवाह के लिए मोर्चा संभालना था, इसलिए वो किसी एक स्त्री की खोज में लग गई। उसे जल्दी ही सफलता मिल भी गई। काकी दूसरे गांव किसी काम से गई थी और लौट रही थी कि उसे रास्ते में एक स्त्री मिल गई जो रास्ता भटक गई थी। वे बहुत बड़ी भुलक्कड़ थी। उसे याद ही नहीं आ रहा था कि उसके गांव का क्या नाम है। वो इस बात को भी भूल गई थी कि उसका विवाह हुआ है या नहीं। उसे ना तो पिता का नाम याद था, ना पति का। हालांकि काकी बेवकूफ नहीं थी। उसके माथे का सिंदूर देखकर अंदाजा लगा लिया था कि यह औरत विवाहित है, मगर पागल है। अब ये खो गई है, और जब इसे पति का ही ख्याल नहीं, तो यह सुमारू के साथ भी रह सकती है। इसे तो बस विश्वास दिलाना होगा कि यही तुम्हारा पति है, तो यह मान जाएगी। काकी ने जब देखा कि वह स्त्री लगातार रोए जा रही है, पूछने पर भी कुछ नहीं बता पा रही है, तो काकी कहने लगी, बेटी तू रो मत, मैं तुझे तेरे पति के पास ले चलती हूँ। वे स्त्री को बहला फुसला कर सुमारू के घर में ले आई और सुमारू को समझाया, देख यह बहुत बेवकूफ स्त्री है, मगर तेरे काम की है, तू इससे विवाह कर ले। सुमारू बोला, काकी यह एक विवाहित स्त्री लग रही है, इसके साथ धोखे से विवाह करना एक धोखा होगा। अगर इसका पति इसे खोजता हुआ आ गया तो उसे स्त्री को लौटाना पड़ेगा, और अगर वे जान गया कि मैंने धोखे से उसकी पत्नी के साथ विवाह कर लिया है, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अच्छा होगा पता लगाकर इस स्त्री को इसके घर भेज दिया जाए। हो सकता है इस स्त्री के बच्चे भी हों, वो बिन माँ के कैसे रह पाएंगे। बुढ़िया बोली, सुमारू तुम फिजूल की बातें मत करो। अरे स्त्री के विषय में तुम कुछ नहीं जानते। मैं स्त्री हूँ, मुझे स्त्री की परख अच्छी तरह से है। यह स्त्री ना तो किसी की पत्नी है, ना इसका कोई बच्चा है, बिल्कुल कुंवारी है। इसमें बस एक कमी है कि बेवकूफ है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें विवाह करने के लिए एक स्त्री की आवश्यकता है, तो यह तुम्हारे काम की है। यह स्त्री कोई बुरी नहीं है, घर का काम भी करेगी और तुम्हारे लिए बच्चे भी पैदा करेगी। सुमारू बोला, नहीं काकी, मैं इस स्त्री से अभी विवाह नहीं कर सकता। मैं देखूंगा कि कोई इसे खोजने आता भी है या नहीं।
जब कोई नहीं आएगा तब इसे पत्नी बनाकर रख लूंगा। काकी बोली, तुम अपनी तसल्ली के लिए 1 सप्ताह तक देख लो। सुमारू ने 1 सप्ताह तक देखा। जब कोई भी आदमी गांव में किसी स्त्री की खोज में नहीं आया तो सुमारू ने काकी के कहने पर उस स्त्री से विवाह कर लिया। स्त्री भी उसके साथ रहने लगी। 1 साल में ही उसे एक पुत्र हो गया तो दूसरे साल में दूसरा पुत्र हो गया। हालांकि उस स्त्री को अपने पुत्र होने पर कोई खुशी नहीं थी। दोनों बच्चों का पालन काकी को ही करना पड़ रहा था। काकी उस स्त्री को घर के अंदर ही छुपाकर रखती थी। उसे पता था कि यह स्त्री किसी और की है और भले यहाँ सुमारू के साथ रह रही है, बच्चे भी पैदा कर दिए हैं, मगर आज भी किसी की राह देख रही है। दिन भर में एक बार उदास हो जाती है और घर की दहलीज पर खड़ी होकर किसी के आने की राह देखने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता है। उस स्त्री को सुमारू के साथ रहते हुए 5 साल हो गए थे। काकी को लगा कि अब स्त्री से खेत का काम भी लिया जा सकता है। यह घर में रहते हुए बहुत उदास हो जाती है। जब घर से बाहर काम करेगी तो इसकी उदासी मिट जाएगी। ये सोचकर स्त्री को सुमारू के साथ खेत पर भेज दिया। उधर एक 8 साल के बच्चे के साथ एक आदमी कुछ खोजता हुआ गांव में आ गया था। सुमारू की स्त्री उस आदमी की तरफ ध्यान से देखे जा रही थी। उस आदमी को भी कुछ शंका हुई तो सुमारू के खेत पर चला गया। स्त्री उसे देखते ही दौड़कर उससे लिपट गई। वे कभी बच्चे को चूम रही थी तो कभी उस आदमी से लिपटे जा रही थी। सुमारू खड़े खड़े सब देखे जा रहा था। स्त्री की याददाश्त लौट आई थी। वे सुमारू की तरफ देखकर बोली, देखा, यह मेरा पति है, यह मेरा बेटा है, मगर तुम कौन हो? यह सब बातें मैं तुमको क्यों बता रही हूँ? मैं भी कितनी पागल हूँ, अपनी बात दूसरे से कहने लगती हूँ। वह स्त्री उस आदमी और बच्चे के साथ चली गई। सुमारू देखता रह गया। उस स्त्री को याद ही नहीं रहा था कि उसके 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। सुमारू उससे कुछ कह भी नहीं सकता था। उसे पहले से इस बात की शंका थी कि यह स्त्री विवाहित है और किसी की पत्नी है। इसका दिमाग फिर गया था, इसीलिए सब कुछ भूल गई थी। अपने पति और बच्चे को देखते ही इसकी याददाश्त वापस लौट आई और ये मुझे भूल गई और यहाँ से चली गई। सुमारू ने घर जाकर काकी को सारी बात कह सुनाई, जिसे सुनकर काकी परेशान हो गई। सुमारू बोला, काकी, अब मैं क्या करूं? अपने आप को संभालूं या दोनों बच्चों को? किसी स्त्री के साथ समय बिता लेने के बाद उसे भूल पाना आसान नहीं होता। अब उसे कैसे भूल जाऊं? काकी बोली, तुमने उसे जाने ही क्यों दिया था? सुमारू बोला, जब उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया तो मैं कर भी क्या सकता था। काकी बोली, अब तुम उसे भूल जाओ और इन बच्चों का पालन करो। बच्चे ही बड़े होकर पिता का सहारा बनते हैं। सुमारू बोला, नहीं काकी, स्त्री के बिना आदमी का जीवन बेकार है। आदमी जब तक स्त्री से दूर है तभी तक ठीक है। स्त्री मिलने पर आदमी पूर्ण हो जाता है और अब जब मेरी स्त्री चली ही गई है तो मेरी हालत उस मछली की तरह हो गई है जो पानी से बाहर निकाल दी गई हो। सुमारू को अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह एक दिन घर से निकला और कहीं चला गया। काकी के बहुत खोजने पर भी वह कहीं नहीं मिला। अब 2 बच्चों की जिम्मेदारी काकी के ऊपर आ गई थी। वह उसी दिन के लिए पछता रही थी जब वह उस स्त्री को घर लेकर आई थी। न वह स्त्री को घर लाती, न ये दिन देखने पड़ते। सुमारू कितना आज्ञाकारी था। मेरी सेवा अपनी माँ की तरह करता था, मगर वो स्त्री उसे बाबला बनाकर चली गई और मेरे ऊपर 2 जिम्मेदारियां छोड़ गई। काकी बच्चों का पालन करने लगी। सुमारू के पास जमीन और घर था ही बस नहीं था तो कोई उनकी जमीन पर काम करने वाला।
काकी ने दोनों बच्चों के माता पिता की जिम्मेदारी निभाई। दोनों बच्चों का नाम भी रखा। बड़े का नाम मंगलू रखा और छोटे का नाम सोनू रखा। दोनों धीरे धीरे बड़े होने लगे। 12 साल के होते होते बुढ़िया ने उन्हें जिम्मेदारी संभालना सिखा दिया था। वे उन्हें समझाती, बेटा मेरा कोई ठिकाना नहीं, बूढ़े शरीर से कब सांस निकल जाए इस बात का कोई भरोसा नहीं, इसलिए तुम दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। हालांकि बुढ़िया अभी बहुत ताकतवर थी, शरीर से कठोर मेहनत कर लेती थी। इस तरह से धीरे धीरे समय गुजरा और वे दोनों बच्चे सयाने हो गए थे। अब बुढ़िया को बहुत आराम मिल गया था। दोनों अब घर का काम संभाल लेते थे। एक दिन बुढ़िया के दिमाग में बात आई कि अब तो दोनों लड़कों का विवाह हो जाना चाहिए, मगर सोमारू वाली बात सोचकर कांप गई कि मैंने एक बार विवाह क्या किया था कि बेटे से ही हाथ धो बैठी थी। सोमारू आज तक घर वापस लौटकर नहीं आया था। पता नहीं उसका क्या हुआ होगा, मर गया है या जिंदा भी है। वे मेरे लिए नहीं तो बेटों के लिए भी कभी नहीं आया। वे इस बात को सोचकर ही घबरा गई। फिर कभी उसने विवाह के बारे में मंगलू और सोनू से कोई बात नहीं की। वे दोनों भाई कभी कभी बेवकूफी जैसी हरकतें भी करते थे। एक दिन पड़ोस में बसे जगत का लड़का नख ससुराल अपनी पत्नी को लाने जा रहा था, तो दोनों ने सुना कि नख ससुराल जा रहा है, वे भी अपनी पत्नी को लाने। दोनों ने फैसला किया कि हम भी पत्नी लाने ससुराल जाएंगे। वे जब खेत से घर आए तो बोले, दादी कल हम ससुराल जा रहे हैं पत्नी लाने। दादी बोली, क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो? अरे तुम लोगों का भी विवाह कहाँ हुआ है? तब मंगलू बोला, दादी तुम मुझे बेवकूफ मत समझो, हमने खुद अपनी आँखों से देखा है कि सुबह में नख ससुराल गया है पत्नी लाने, उसका भी अभी विवाह कहाँ हुआ है। आदमी जब पत्नी लाने ससुराल जाता है तभी तो विवाह हो पाता है। दादी बोली, तुम बेवकूफ हो, नख का विवाह हुए 10 साल हो गए हैं, अब जाकर उसकी पत्नी सयानी हुई है तो उसे लाने के लिए ससुराल गया है। तुम दोनों का भी जब विवाह हो जाएगा तो पत्नी लाने जाना या फिर विवाह होते ही साथ ले आना। मंगलू बोला, दादी मुझे बहलाने की कोशिश मत करो, तुम नहीं चाहती कि हम ससुराल जाएं और अपनी पत्नी लाएं। दादी बोली, तुम दोनों बावले हो गए हो, चुपचाप जाकर अपना काम करो, मैं तुम दोनों का विवाह जल्दी ही करा दूंगी। तब ससुराल जाना और पत्नी लाना, मुझे भी आराम मिल जाएगा। मुझे क्या पड़ी है कि बुढ़ापे में भी तुम दोनों के लिए खाना बनाती रहूं। बहू जब घर में आ जाएगी तो हमारी मौज ही मौज हो जाएगी। अब तुम दोनों जाओ और अपना काम करो। दोनों खेतों में काम करने तो चले गए, मगर उन्हें लग रहा था कि दादी हमारे साथ कुछ धोखा कर रही है। हमारा भी विवाह कहीं हुआ है मगर बता नहीं रही है। शायद बहू से दादी को कोई खतरा है। अकेले अकेले घर में दूध दही खाती रहती है और हम दोनों तो उसके नौकर ही हैं। अगर घर में बहू आ गई तो दादी को उन्हें भी खाना देना पड़ेगा। दोनों भाइयों का काम में मन नहीं लग रहा था। वे खेत पर बैठकर नख के आने का इंतजार कर रहे थे। तभी गांव का एक आदमी जिसका नाम सुखी था, वे चुगली करने में बहुत माहिर था। दिन भर में एक बार जब तक किसी के साथ चुगली नहीं कर लेता था तब तक उसका खाना नहीं पचता था। उसने जब देखा कि दोनों भाई उदास बैठे हुए हैं तो सुखी उनके पास गया और कहने लगा, बचवा बड़े उदास बैठे हुए हो, क्या बात है? दोनों ने बताया, काका देखो ना, दादी हमें ससुराल जाने ही नहीं दे रही, जबकि नख ससुराल चला गया है। सुखी काका को चुगली करने का अच्छा मौका मिल गया था। यह बात तो उसे पहले से ही पता थी कि दोनों अव्वल दर्जे के बेवकूफ हैं, मगर आज खुद उनकी बातों से भी जान गया था। वे बोला, बचवा जो तुम्हारी दादी है ना, वे तुम्हारी कोई अपनी दादी नहीं है।
अपनी होती तो उसे अपने नातियों की चिंता होती, उनकी बहुओं की चिंता होती। मगर बुढ़िया तो एक नंबर की डायन है। उसने तुम्हारी माँ को डंडे मारकर भगा दिया था। तुम्हारे पिता को भी बहुत मारा तो वह भी भाग गया। अब वह तुम दोनों को नौकर बनाकर काम लेती है। इस तरह उन दोनों को गलत बात बताकर सुखी के मन को चैन मिल गया था। वे दोनों भाई सोचते हैं विवाह तो हमारा हुआ है, मगर दादी हमें बता नहीं रही। उसे हमारा सुख नहीं अपना सुख दिखाई दे रहा है। और फिर जब वे हमारी अपनी दादी नहीं है तो उसका मोह क्या करना। हम उसे छोड़कर अपनी पत्नी की तलाश में निकल पड़ते हैं। अभी वे दोनों भाई यह बात कर ही रहे थे कि देखा कि नख अपनी पत्नी को लिए आ रहा है। दोनों भाइयों ने ठान लिया कि वे अपनी पत्नी का पता लगाने जरूर जाएंगे, लेकिन पहले दादी से बात करके जाएंगे कि वे हम दोनों से हमारे ससुराल के विषय में छुपा क्यों रही हैं, और जब हमारी दादी नहीं है तो हमारे ऊपर बोझ क्यों बनी बैठी हुई है। वे घर गए और दादी से बोले, दादी हमें पता चल चुका है कि तुम हमारी अपनी दादी नहीं हो। तुम हमारी मेहनत पर राज कर रही हो। तुमने हमारे माता पिता को भी मार पीट कर भगा दिया है और तुम हमारी कोई नहीं हो। बुढ़िया बोली कि बताने वाले ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम्हें अपने बच्चे की तरह किसने पाल पोस कर बड़ा किया। मंगलू बोला, जब तुमने मेरे माता पिता को मार पीट कर भगा दिया था तो तुम्हें ही मेरा पालन करना था। इसमें तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। अब हम तुम्हारे साथ तभी रह सकते हैं जब तुम हमें बता दो कि तुमने हमारा विवाह कहाँ किया है और हमारी पत्नियाँ कहाँ है। बुढ़िया बोली, अरे बेवकूफ, जब तुम दोनों का विवाह हुआ ही नहीं तो मैं तुम्हें कहाँ किसके घर भेजूं। और रही बात कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, तो मैं भी तुम दोनों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने जिंदगी में अब तक सिर्फ खोया है, पति खोया है, पुत्र खोया है, मेरी एक बेटी थी उसे खोया है। मैंने सोमारू की पत्नी को खोया है, खुद सोमारू को खोया है। अब कहाँ तक गिनाऊं कि मैंने क्या क्या खोया है। अब अगर तुम दोनों मेरे साथ नहीं रहना चाहते तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। मुझे खोने की आदत सी पड़ गई है। अब तो मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे मिले ही नहीं, मैं अकेली ही रहूँ। बुढ़िया का घर भी पास में ही था। उसकी झोपड़ी अभी भी सलामत थी। वो तो दोनों बच्चों के पालन पोषण के लिए आकर सोमारू के घर में बस गई थी, मगर उसे भूल महसूस हुई तो अपनी झोपड़ी में चली गई। उसे आज एहसास हो रहा था कि उसने उन दोनों बच्चों के पालन पोषण में अपना सुनहरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसे तो भगवान की भक्ति और लोगों की सेवा में लग जाना चाहिए था, मगर स्वार्थ बस एक के घर की देखभाल में रह गई। मंगलू खुश हुआ कि चलो भला टली, बैठे बैठे खाती थी, जब मेहनत करेगी तब पता चलेगा। सोनू बोला, लेकिन भैया वे हमारे ससुराल के विषय में कुछ नहीं बताकर गई हैं। वे जरूर कोई बड़ा राज छुपा रही हैं। मंगलू बोला, अब उस बुढ़िया के पास हमें नहीं जाना है। जो कुछ भी होगा हम खुद से करेंगे। दोनों के पास एक गाय थी। उन्होंने उसे बेच दिया और सोचा कि हम अब किसी नगर में चलकर कोई काम करेंगे और उधर ही बस जाएंगे। हम अपना विवाह भी उधर ही कर लेंगे। दोनों दूसरे दिन नगर के लिए निकल पड़े। दोनों के पास वो पैसे थे जो उन्हें गाय को बेचकर मिले थे, इसलिए उन्हें रास्ते में खाने पीने की कोई परेशानी नहीं हुई। 2 दिन तक चलते रहे, मगर उन्हें कहीं शहर नहीं दिखा। उन्हें खुद पता नहीं था कि किधर जा रहे हैं। वे एक ही रास्ते पर कभी आगे जाते थे, कभी फिर पीछे चलने लगते थे। वे कभी घर से बाहर घूमने के लिए निकले नहीं थे, तो किसी से कुछ पूछने में भी शर्माते थे। चलते चलते एक गांव में उन्हें रात हो गई, तो रहने की जगह तलाशने लगे। आखिर उन्हें जब कोई स्थान नहीं दिखा तो एक स्त्री से पूछा कि इस गांव में कोई ठहरने लायक जगह है। तो स्त्री ने बताया
कि गांव में राहगीरों के ठहरने लायक कोई जगह नहीं है। गांव से बाहर एक मंदिर है जहां राहगीर ठहरते हैं, मगर वहां बहुत चौकन्ने होकर ठहरना। वहां चोर लुटेरे भी आकर राहगीर के वेश में ठहर जाते हैं और आधी रात में मुसाफिरों का सामान लेकर भाग जाते हैं। तुम दोनों नए हो, बहुत भोले लगते हो, इसलिए तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हारे पास कोई सामान हो तो एक आदमी रात को सो जाए और दूसरा आदमी अपने सामान की रखवाली करे। दोनों भाई बोले, तुमने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया। हम वहाँ बहुत चौकन्ने होकर सोएंगे। दोनों गांव के बाहर मंदिर पर चले गए। मंदिर का पुजारी गांव का ही था, तो पूजा पाठ करने के बाद मंदिर में पर्दा डालकर फिर दरवाजे पर ताला लगाकर घर चला गया। अब बरामदा खुला था तो कोई भी आने जाने वाला बरामदे में सोया रहता था। 2 आदमी वहाँ पहले से ही सोए हुए थे। दोनों भाई वहाँ जाकर बैठ गए और मंगलू बोला, भाई सोनू, तुम अभी जाकर सामान की रखवाली करो, मैं सो जाता हूँ। सोनू बोला, भैया तुम बहुत चालाक बनते हो। अरे मैं भी तो तुम्हारे साथ चलते चलते थक गया हूँ। छोटा भाई होने के नाते मैं पहले आराम करूँगा और तुम जाकर पहरा दोगे। मंगलू बोला, तो चलो हम दोनों ही सो जाते हैं। सोनू कहता है, भैया पागल मत बनो, तुमने सुना नहीं कि वह स्त्री क्या कह रही थी? इस मंदिर में चोर बदमाश भी ठहरते हैं। उनकी बात सुनकर एक आदमी कहता है, भैया वे स्त्री तुम दोनों को भी मिली थी। उसने हम दोनों से भी यही कहा था कि मंदिर पर बड़े चौकन्ने होकर सोना। चोर बदमाश मंदिर पर ठहरते हैं। हम दोनों भी चौकन्ने हैं। हालांकि अभी तक यहाँ कोई चोर बदमाश नहीं दिखा। वे तो आधी रात में आते होंगे। अभी तो हम आराम कर लेते हैं। मंगलू बोला, अरे नहीं, हम नहीं सो सकते। हम में से एक आदमी जागेगा और एक सोएगा। तब दोनों राहगीर बोले, भाई इस तरह तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम 4 लोग यहाँ हैं। अभी हम 2 आदमी सो जाते हैं। तुम दोनों भाई आधी रात तक पहरा दो, क्योंकि हमारे पास भी बहुत सामान है। तुम दोनों से भी ज्यादा सामान हमारे पास है। पहरा तो देना ही पड़ेगा और हमारा एक दूसरे पर विश्वास करना भी बहुत जरूरी है। तुम दोनों अभी हमारे सामान की रखवाली करो। आधी रात के बाद फिर हम तुम्हारे सामान की रखवाली करेंगे। हाँ, सुबह में हमें जल्दी ही अपने आगे के सफर पर जाना है, तो आप दोनों को जगा देंगे। अरे भैया, परदेश में यही तो देखने को मिलता है कि 2 अच्छे मुसाफिर मित्र बन जाते हैं। और हमने तो यहाँ तक भी देखा है कि यात्री के पसंद आने पर शादी विवाह की बात चला देते हैं। उसी यात्री का साथी बोला, अरे मेरे को ही देख लो, मैं कौन बाजा बारात लेकर ससुराल गया था। मेरा विवाह तो चलते चलते रास्ते में हो गया था। हमारे साथ एक यात्री ठहरा था। उसके पास सोने चांदी से भरी एक बोरी थी, जिसकी रखवाली मैं रात भर पूरी ईमानदारी के साथ करता रहा। सुबह में जब वे आदमी जागा तो मुझसे बहुत खुश हुआ और मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। उसके घर 6 जवान खूबसूरत लड़कियां थी। वे बोला, तुम इसमें से मेरी किसी एक लड़की को पसंद कर लो। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किसको पसंद करूं। तब उसने ही मुझे बताया कि तुम इस लड़की से विवाह कर लो, और मेरा विवाह उसके साथ हो गया। अब मजे से हमारी जिंदगी कट रही है। दोनों राहगीर ने मंगलू और सोनू से पूछा, भाई तुम दोनों की कोई कहानी हो तो सुनाओ। दोनों भाई बोले, हमारी जिंदगी की अभी कोई कहानी नहीं है। हम तो अभी पहली बार घर से बाहर निकले हैं। हमारा अभी विवाह भी नहीं हुआ है। दोनों राहगीर बोले, तब तो तुम्हें चोर बदमाशों से लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। तुम दोनों पहले पहरेदारी दो और आधी रात के बाद हम दोनों देंगे, क्योंकि आधी रात के बाद ही चोरों का हमला होता है। दोनों राहगीर सो गए और दोनों भाई जाकर पहरा देते रहे। आधी रात में दोनों भाइयों ने उन दोनों को जगा दिया।
राहगीर बोले, अब तुम दोनों आराम से सो जाओ, हम अब सुबह में साथ ही चलेंगे और भगवान ने चाहा तो तुम दोनों दुल्हन लेकर लौटोगे। अब सो जाओ। दोनों की आंखों में नींद पहले से ही आ रही थी। गिरते ही घोड़े बेचकर सो गए। सुबह में पुजारी ने उन्हें जगाया। मंगलू ने देखा कि उसका थैला वहाँ नहीं है, मगर उन दोनों राहगीरों का भरा बोरा वहीं पड़ा हुआ था। वे सोनू को जगाते हुए बोला, देख वो दोनों राहगीर कितने बेवकूफ हैं, अपना भरा बोरा यहाँ छोड़ गए और हमारा छोटा सा थैला लेकर चले गए। दोनों भाई उनकी मूर्खता पर हंसने लगे। पुजारी बोला, ज्यादा खुश मत हो, पहले उस बोरे में देख तो लो कि कोई चीज काम की भी है या नहीं। मंगलू ने जब बोरा खोलकर देखा तो उसे चक्कर आ गए और वे चकराकर नीचे गिर गया। उस बोरे में कचरा भरा हुआ था, जबकि इनके खुद के थैले में पैसे थे और कुछ खाने पीने का सामान था। अब दोनों भाई बुरी तरह से लुट चुके थे। दोनों चोर गप्पे हाँक कर इन दोनों भाइयों को बेवकूफ बनाकर लूट कर चले गए। पुजारी ने दोनों के लिए कुछ भोजन का प्रबंध किया। अब दोनों भाइयों ने आगे के लिए प्रस्थान किया। अब उन्हें भोजन के लिए भी परेशानी होने लगी। सोनू ने अपने भाई को सलाह दी कि भैया हमें किसी गांव में चलकर हमें कोई काम धंधा खोजना चाहिए। वे शाम तक एक गांव में पहुंच गए। उस समय उन दोनों को बहुत प्यास लगी हुई थी। वे कुएं के पास गए जहां 4-5 नवयुवतियां पानी भर रही थी। 2 लड़कियां तो बातें करने में इतनी व्यस्त थी कि उन्हें आभास ही नहीं हो रहा था कि उनकी बातें कोई दूसरा सुन भी रहा है। फिर दोनों लड़कियां आपस में बातें कर रही थी। एक लड़की कहती है, सखी मेरे विवाह को 5 साल हो गए हैं, अब तक मेरा पति गौना कराने नहीं आया। पता नहीं क्या हुआ, जिंदा भी है या मर गया। उसने मेरी कोई खोज खबर भी नहीं ली, जबकि अन्य सहेलियों के ससुराल से हर पर्व त्योहार पर सास ससुर नए वस्त्र और मिठाइयाँ भिजवाते हैं। दूसरी सखी बोली, तेरी हालत भी मेरे जैसी ही है। मेरे विवाह को 6 साल हो गए हैं। मेरे पिता तो उनके गांव में भी पता लगा आए हैं कि वे जीवित हैं कि मर गए हैं। पता चला कि वे सब कहीं चले गए हैं। घर में ताला लटका मिला था। हम दोनों की जिंदगी नर्क बन गई है। उधर उन दोनों लड़कियों की बातें वे दोनों भाई सुन रहे थे। मंगलू सोनू को एक तरफ खींचकर ले गया और कहने लगा, एक लड़की के पीछे तू लग जा और एक के पीछे मैं लग जाता हूँ। ध्यान रहे, इनका पीछा करके हमें सिर्फ इनका घर देखना है, इनके घर नहीं जाना है। वापस लौटकर हम दोनों इसी कुएं पर ही मिलेंगे। थोड़ी देर बात करने के बाद वे दोनों लड़कियां वहां से अपने घर चली गई। मंगलू एक के पीछे पीछे उसका घर देखने चला गया तो दूसरी के पीछे सोनू चला गया। दोनों भाइयों ने दोनों लड़कियों का घर देख लिया। दोनों ही बहुत गरीब घर की लड़कियां थी। दोनों भाई कुएं पर फिर आकर मिले। सोनू बोला, भाई ये बता, लड़की का घर देख लेने से हमें क्या फायदा होने वाला है? मंगलू बोला, अभी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, मगर कभी न कभी तो जरूर होगा। चलो पहले हम रोजगार की तलाश करते हैं। और दोनों भाई काम की तलाश करने लगे। हालांकि उसी गांव में दोनों को शाम हो गई थी, मगर उन्होंने उस गांव में ठहरना उचित नहीं समझा। वे अगले गांव के लिए चल पड़े। अगले गांव में वे दोनों भाई रात को एक किसान के घर में ठहर गए। रात में किसान को पता चल गया कि यह दोनों भाई रोजगार की तलाश में निकले हैं। उसने सोचा कि अभी तो खेती का समय है, मैं इन दोनों का उपयोग खेती के काम में कर सकता हूँ और यह दोनों भोजन पर ही 1 माह के लिए काम कर देंगे। किसान सुबह होने पर उन दोनों से कहता है, तुम दोनों काम की तलाश में नगर जा रहे हो, लेकिन नगर में काम अनुभवी व्यक्ति को ही मिलता है। जिसके पास कोई योग्यता नहीं होती
उसे कोई काम नहीं मिलता। अच्छा रहेगा तुम दोनों अभी इसी गांव में ही 1 माह तक काम करो। उसके बाद तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो तुम नगर में चले जाना। मंगलू को लगा कि किसान ठीक ही कह रहा है। आखिर शहर में बिना पैसे के पानी भी नहीं मिलता और हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। किसान की बात मानकर वे दोनों उसी किसान के पास रहने को तैयार हो गए। मगर उन दोनों ने किसान से कहा कि हमें रोज के रोज मजदूरी मिल जानी चाहिए। किसान बोला, बड़े बेवकूफ आदमी हो, अरे रोज पैसे लेकर क्या करोगे, जबकि मैं सुबह शाम भोजन दे दिया करूँगा। पैसा इधर उधर रख दोगे तो कोई चुरा लेगा। तुम महीने में 1 बार पैसे ले लेना। मंगलू बोला, नहीं, तब तो हम यहाँ नहीं रहेंगे। जब रोज पैसे दोगे तभी हम यहाँ रह पाएंगे। किसान की पत्नी ने देखा कि अब बात बिगड़ रही है। उसका पति पैसे देने को तैयार नहीं है और वे दोनों बिना पैसा लिए रहने को तैयार नहीं हैं। उसकी पत्नी बीच में ही बोल पड़ी, तुम दोनों को रोज पैसे मिल जाया करेंगे, लेकिन उस पैसे को कहीं रखकर ही तो तुम दोनों फिर दूसरे दिन काम पर जाया करोगे। यदि पैसे साथ ले गए और काम करते वक्त पैसे गिर गए तो तुम पैसे खोजते फिरोगे। मैं तो कहती हूँ तुम दोनों मेरे पास पैसे जमा कराते जाना और जब हमारे यहाँ से जाना हो तो पैसे लेते जाना। दोनों भाई बोले, हाँ यही बात ठीक रहेगी, तुम पर हमें भरोसा है। मगर इस आदमी पर जरा भी विश्वास नहीं है। किसान की पत्नी कहती है, ये तुम्हारे मालिक हैं, जाओ इनके साथ जाकर काम करो और शाम में जो ये पैसे देंगे उसे मेरे पास जमा कराते जाना। दोनों भाई उस किसान के साथ खेत में काम करने के लिए चले गए। शाम को किसान ने दोनों को 1-1 चांदी का सिक्का दे दिया। दोनों ने सिक्के उसकी पत्नी के पास जमा करा दिए। किसान के पास कोई पैसा नहीं था, वही 2 चांदी के सिक्के थे। दोनों भाई उस सिक्के को किसान की पत्नी के पास जाकर जमा करा देते और किसान रोज सुबह पत्नी से वे सिक्के वापस ले लेता और शाम होने पर दोनों को दे देता। अब दोनों भाई खुश थे कि रोज चांदी के सिक्के किसान की पत्नी के पास जमा हो रहे हैं और इस तरह अब 1 माह होने को आया था। आज आखिरी दिन था। कल दोनों को किसान की पत्नी से पैसे वापस लेकर नगर के लिए जाना था। जब आधी रात हुई तो किसान की पत्नी किसान से बात करने लगी। उस समय मंगलू की नींद खुल गई और आवाज सुनकर वह उन दोनों पति पत्नी की बातें सुनने लगा। पत्नी कहने लगी, कल रात रहने के बाद वे दोनों मजदूर यहाँ से चले जाएंगे, मगर जाने से पहले हमसे हिसाब मांगेंगे, जबकि आपको भी पता है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं है। बस 2 सिक्के हैं जिसको हम हेरा फेरी करके उन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। कल रात वे दोनों जब मुझसे पैसे मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। किसान बोला, अरे भाग्यवान, तुम बावली हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। अरे मैंने इसका उपाय भी सोच लिया है। कल रात को तुम चोर चोर कहकर चिल्लाना, उन्हें लगेगा कि हमारे घर में चोर घुस आए हैं। फिर हम कह देंगे कि चोर पैसे से भरा थैला लेकर भाग गए और तुम्हारे पैसे भी चोर लेकर चले गए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? पत्नी बोली, आप तो बहुत चतुर हैं। यह सुनकर मंगलू अपने भाई को उठाकर कहता है, हमारी 1 माह की मजदूरी लूटने की बात चल रही है, अब की बार हम नहीं लूट सकते। दोनों भाइयों ने किसान के बैलों को खोला और उन्हें लेकर भाग गए। सुबह होने पर जब किसान उनके कमरे में आया तो दोनों मजदूर वहाँ पर नहीं थे। फिर वे पशुशाला में गया तो दोनों बैल वहाँ पर मौजूद नहीं थे। वे सिर पकड़कर बैठ गया कि मैं कहाँ दोनों की मजदूरी मारकर खुश हो रहा था और कहाँ वे दोनों मुझे ही चूना लगाकर भाग गए।
वह भागकर पत्नी के पास गया और बताया कि हमारी चालाकी बेवकूफी में बदल चुकी है। दोनों भाई मजदूरी के बदले हमारे बैल लेकर जा चुके हैं। दोनों भाई बैल लेकर आगे भागे जा रहे थे। वो उस गांव से अब 15 मील दूर आ चुके थे। सुबह के समय उन्हें एक किसान मिल गया। संयोग से उसका एक बैल बूढ़ा हो चुका था और दूसरा मर चुका था। जब उसने मंगलू और सोनू के बैलों को देखा तो वह उनसे कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारे बैल तो बहुत बढ़िया हैं। मंगलू बोला, हाँ भाई, है तो बढ़िया, पर हम इन्हें बेचना चाहते हैं। अच्छा भाई, क्या कीमत लगाई है तुमने इनकी? आप बताइए कि इनकी क्या कीमत होनी चाहिए। मैं तो तुम्हें इन बैलों के बदले 200 चांदी के सिक्के दे सकता हूँ। यह सुनकर दोनों भाई खुश हो गए और उन्होंने वह बैल उसे दे दिए और उसे 200 चांदी के सिक्के ले लिए। मंगलू अपने भाई सोनू को समझाता है कि तुम जिस लड़की का घर देखकर आए थे उसके घर चले जाना और मैं जिस लड़की का घर देखकर आया था उसके घर चला जाऊंगा। सोनू बोला, भैया, पत्नी के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चलो बाजार से कुछ कपड़े और मिठाई ले लेते हैं। वे दोनों भाई कपड़े और मिठाई खरीदकर उन दोनों लड़कियों के घर चले गए जिन घरों को उन्होंने पहले से देखा हुआ था। मंगलू उस लड़की के घर गया और उसने सास ससुर के पैर छू लिए, फिर मिठाई और कपड़े दिए और कहने लगा, शायद आप लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। सास बोली, बेटा, अब हम तुम्हें नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा? तुम बिटिया के पति हो, मगर इतने दिन कहाँ थे? वे सास ससुर के साथ अंदर घर में चला आया और बोला, मैं काम के सिलसिले में बाहर देश गया हुआ था। अभी तो मैं घर भी नहीं गया, बाहर से ही यहाँ आ रहा हूँ। सास बोली, बेटा, मेरी बेटी का ख्याल रखना। तब वे बोला, आप चिंता मत करिए माताजी, आपकी बेटी रानी बनकर राज करेगी। उसकी होने वाली पत्नी भी उसे देखे जा रही थी कि यह वो तो नहीं है, मगर अमीर लगता है, इसके साथ ही जाना ठीक रहेगा। दूसरे भाई सोनू के साथ भी ऐसा ही हुआ। दोनों अपनी अपनी पत्नियों को विदा कराकर घर को चल पड़े। दोनों भाई रास्ते में मिले और साथ साथ चलने लगे। मंगलू अपनी पत्नी से बोला, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता। मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा वो वाला पति नहीं हूँ जो तुमसे विवाह करके तुम्हें भूल गया है। तब उसकी स्त्री बोली, हम दोनों को पता है कि तुम दोनों हमारे वो वाले पति नहीं हो। तुम दोनों तो वह हो जो हमारी बातें कुएं के पास खड़े होकर ध्यान से सुन रहे थे। तुम दोनों हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक गए थे और फिर वापस लौट गए थे। तभी हम दोनों जान गई थी कि हमारे पहले पति आए या ना आए, तुम दोनों जरूर आओगे। और हम दोनों भी तुम दोनों की राह कब से देख रही थी। अब तुम दोनों ही हमारे पति हो। हम दोनों अपनी इच्छा से आप दोनों के साथ आई हैं। दोनों भाई जब अपनी पत्नियों को लेकर अपने घर पहुँचे तो घर में कोई नहीं था। उन्हें उनकी पत्नियों के साथ देखकर बूढ़ी दादी खुश होकर कुछ आगे बढ़ी, मगर फिर उदास होकर लौट गई। तो मंगलू की स्त्री ने कुछ भांप लिया और कहने लगी, हम आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती जब तक कि आपकी माँ या दादी हमें घर में प्रवेश ना कराए। मंगलू समझ गया कि उसकी स्त्री बहुत चतुर है। फिर दादी के पास गया और उनके चरण पकड़कर कहने लगा, मुझसे गलती हुई है, हमने तुम्हें अपशब्द कहे हैं। मगर उस वक्त हम दोनों भाई पागल थे, बेवकूफ थे। अब हम चतुर हो गए हैं। हमें समझ में आ गया है कि तुम ही हमारी असली माँ हो। बुढ़िया ममता की भूखी थी, तुरंत चली आई और अपनी दोनों बहुओं को देखकर बहुत खुश हो गई।
उसने दोनों बहुओं को घर में प्रवेश कराया। अब बुढ़िया के 2 बेवकूफ बेटे ससुराल से पत्नी लेकर आ गए थे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए दिव्या सागर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।